तो वेलकम टू एक्सेल लर्निंग एंड स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी घटना चक्र की सीरीज़ को, जिसमें हम लोग पीवाईस क्यूज को कवर कर रहे थे, जो आपके यूपी के स्टेट पीसीएस, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान एंड यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उस एग्जाम्स के पर्टिकुलर पीवाईक्यू को कवर करते हैं, उन एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड एनवायरमेंट में एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टॉपिक्स कवर करते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट हम लोग 33-35 क्वेश्चंस कवर कर चुके थे। बाकी कुछ 30 थे, वो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। एंड जैसे कि मैंने पहले बताया है, स्टेट पीसीएस के जितने भी एग्जाम्स हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर फोकस हम लेके चल रहे हैं दैट इज टुवर्ड्स यूपीपीएससी 2024। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। एंड आई थिंक अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने यहाँ तक कवर किया था, ठीक है, एनवायरमेंट इन्फॉर्मेशन एनविस के बारे में। ना वापस आते हैं एनई के बारे में, नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी के बारे में देखते हैं। किसके अंदर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में। कौन पर्टिकुलर किसके द्वारा आता है ये? तो दिस इज बाय नेशनल एनवायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी, ठीक है। नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी है, मिनिस्ट्री की कौन सी है वो आपने देखा है, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कौन सी अथॉरिटी है? नेशनल एनवायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी। कब बनी थी? 1997 में। उसके बाद इसको डिसॉल्व कर दिया गया था। कब? जब आपकी एनजीटी आ चुकी थी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो यानी एनवायरमेंट रिलेटेड अगर कोई भी इशूज है, कोई पर्टिकुलर अगर किसी डिसीजन पे आना है, कोई भी अगर डिस्प्यूट हो रहा है, तो उसको कौन सॉल्व करता था? पहले एनईए, एंड देन बाद में ये रिप्लेस हो गई किससे? आपके एनजीटी के आने की वजह से, यानी इसको डिसॉल्व कर दिया गया क्योंकि सारे इश्यूज ये देखते थे। फिर नेक्स्ट आते हैं पीसीएस का क्वेश्चन है हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल, ठीक है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल की बात करते हैं तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिल जाएगा? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में देखने को मिल जाएगा। इसका मेन गोल क्या है? इट इंश्योर द एबिलिटी ऑफ अर्थ टू नर्चर लाइफ इन ऑल इट्स डाइवर्सिटी। यानी जितनी भी आपकी पर्टिकुलर लाइफ आपको देखने को मिल जाती है, उसकी डाइवर्सिटी को पर्टिकुलर क्या करना है? इंश्योर करना, उसको नर्चर करना, प्रिजर्व करके रखना, ये पर्टिकुलर आपकी ग्रीन पीस इंटरनेशनल का काम हो जाता है। देन आप देखते हैं पीसीएस के दूसरे क्वेश्चन को, इको मार्क की बात करते हैं ना। इको मार्क बेसिकली क्या है? इको यहाँ पर दिखाया जाता है इकोलॉजिकल, एंड मार्क मीन्स क्या होता है? किसी चीज की आइडेंटिटी। तो किसी प्रोडक्ट की आइडेंटिटी को डिफाइन करने के लिए अगर वो इकोलॉजिकली सस्टेनेबल है, यानी वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को मार्क करने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें एक इको मार्क लगाते हैं। ये बेसिकली इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए होता है। कौन लेके आया था? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स लेके आया था, एंड नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस लेके आया था। स्टार्ट कब किया गया था? 1991 में इसको स्टार्ट किया गया था। फिर आते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन पे जो BO 19 में आया था। एसडीजी इंडिया इंडेक्स की बात करते हैं 2019 में। कौन निकालता है इसको? नीति आयोग निकालता है आपका। पहला स्टेट उस टाइम पे बात करते हैं तो आपका केरला था। प्लस अगर नीति आयोग के साथ में बात करेंगे तो कौन निकालता है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं, मॉस्पी। प्लस यूनाइटेड नेशन एंड ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इनिशिएटिव की इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, ये इसको लेके आता है। 2023 की बात करते हैं तो फर्स्ट आपका स्टेट कौन सा था? केरला ही था। रिमेंबर दैट एसडीजी इंडिया इंडेक्स की बात ये आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर प्रेजेंट पे बात करते हैं टॉप 5 स्टेट्स और ऑन एसडीजी इंडिया, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं इंडिया में। तो टॉप 5 स्टेट्स अभी कौन से हैं? केरला है, हिमाचल है, आंध्रा है, तमिलनाडु है, तेलंगाना आपको देखने को मिल रहा है। देन आते हैं नेक्स्ट वन पे, ये भी पीछे का क्वेश्चन है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम सबने देखा था, यानी ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम अपनी जो भी रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए यूज कर सकें, अपनी प्रेजेंट नीड्स को फुलफिल करते हुए। तो एग्रीकल्चर में किस चीज पे बेसिकली हम लोग बेस्ड होते हैं? लैंड पे बेस्ड होते हैं। यानी लैंड को हमको इस तरीके से यूज करना है कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा रहे, एंड जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है उसकी नीड्स भी फुलफिल हो गए। तो यूटिलाइज लैंड सो दैट इट्स क्वालिटी रिमेन्स इंटैक्ट, यानी जैसा इसका लैंड की क्वालिटी है वैसी क्वालिटी इसकी इंटैक्ट रहे आगे आने वाली जनरेशन के लिए हम यूज करने उसके बावजूद भी। फिर आते हैं स्टेट्स इन इंडिया रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड। अभी स्टेट्स इन इंडिया ने रिसेंटली क्या इंट्रोड्यूस किया है? ग्रीन हाउस फार्मिंग को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक। कौन सा स्टेट पर्टिकुलर है? यहाँ पर अभी पंजाब देख सकते हैं। एग्रीमेंट किसके साथ में हुआ था? इजराइल के साथ में। ये इस टाइम का क्वेश्चन था, इस टाइम पे ये एग्रीमेंट नया नया हुआ था, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं इन ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट, यानी नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं तो क्या देखने को मिल रहा है? ये आपका ट्रू इंडिकेशन होता है। यानी अगर आप क्लाइमेट के बारे में बात करना चाहते हैं तो कौन सा मेन फीचर है जो अफेक्ट करेगा? दैट इज नेचुरल वेजिटेशन। फिर आते हैं वाटर लिविंग प्लांट्स की बात करते हैं, आर फाउंड इन मॉइस्ट क्लाइमेट। जो आपके वाटर लिविंग प्लांट्स होते हैं वो बेसिकली आपको कहाँ देखने को मिल जाएंगे? मॉइस्ट क्लाइमेट में। आपका क्लाइमेट कैसा है बेसिकली, दिस बेसिकली डिसाइड्स आपका वेजिटेशन कैसे होने वाला है, एंड आपका वेजिटेशन कैसा है ये पर्टिकुलर बता सकता है क्लाइमेट कैसा है। तो अगर आप देख रहे हैं कहीं पर वाटर लिविंग प्लांट्स है, यानी वहाँ पर मॉइस्चर है, वहाँ पर पानी की कंटेंट, वाटर वेपर का कंटेंट आपको बहुत देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो इसीलिए ये आपके ट्रू इंडेक्स होते हैं क्लाइमेट के। नेक्स्ट आते हैं अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, दीज आर हार्मफुल। अब ये हार्मफुल किस लिए है पर्टिकुलर, कौन कौन सी चीजों के लिए है? तो वो आपके ऑप्शंस में दिया गया था। एंड दिस वॉज बैलेंस्ड डेवलपमेंट, यानी आप देख सकते हैं आपका डेवलपमेंट बैलेंस हो या ना हो, एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। सो ये दोनों चीजें आपकी क्या होने वाली है? पर्टिकुलर हार्मफुल होने वाली है।
नेक्स्ट देखते हैं एनजीटी के बारे में, जो ऑलरेडी हम देख के आ रहे हैं। एनईएए को उसने डिसॉल्व कर दिया था, यानी एनवायरमेंट रिलेटेड जितने भी इश्यूज है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। और इसके लिए एक एक्ट आया था, यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 में आया था, जिसके तहत आपका एनजीटी बना था। ये पर्टिकुलर क्या इंश्योर करता है कि इंसान के लिए राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट, यानी आपका एनवायरमेंट है ये हेल्दी होना चाहिए और इसका आपके पास राइट है। दिस इज पर्टिकुलर व्हाट, राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट। ये कौन से आपके आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 21 में ना। आपको पता है बहुत सारी चीजें, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, राइट टू लाइफ, ये सारी, राइट टू प्राइवेसी, सारी चीजें आपके आर्टिकल 21 में आती है। तो राइट टू लाइफ के अंदर में आर्टिकल, ये पर्टिकुलर जो आपका राइट है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, अब अगर एनजीटी की बात करें, क्योंकि एक्ट के तहत बनी है, तो बहुत पहले से हम लोग पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि जो भी बॉडी एक्ट के तहत बनेगी वो कैसी होगी? स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। प्रेजेंट चेयरमैन की बात करते हैं तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव इसके प्रेजेंट चेयरमैन है। इन फोर्स कब आया था? अक्टूबर 2010 में। ठीक है, ये आपका एनजीटी का फोर्स में आया था अक्टूबर 2010 में। और जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी की बात करते हैं, सिंस अगस्त 2023 से पर्टिकुलर आप देख सकते हैं ये है। इनका कितना ड्यूरेशन होता है? तो 3 साल या 65 साल, यानी अगर इनके 3 साल पहले पूरे हो रहे तो रिटायर हो जाएंगे, और आइदर अगर 2 साल हुए और ये 65 के हो गए तो भी द पर्सन विल रिटायर। इसमें और देखते हैं एनजीटी के अंदर में क्या क्या चीजें, कौन कौन से एक्ट कवर होते हैं, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सबसे पहले वाटर प्रिवेंशन पॉल्यूशन एक्ट 1974, वाटर सेस 1977, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, फिर आपका एयर प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन है ना, कंट्रोल एक्ट, ये 1981, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन 1986, पब्लिक लायबिलिटी एंड इंश्योरेंस 1991, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट 2002। तो ये सारे के सारे एक्ट आपका एनजीटी कवर करते हैं, यानी इसके अंदर में कोई भी डिस्प्यूट आएगा आप कहाँ अपील करने जाएंगे? एनजीटी में जाएंगे। देन नेक्स्ट देखते हैं ऑथर ऑफ ग्रीन डेवलपमेंट। ठीक, इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस में, इसके ऑथर कौन है? डब्ल्यू मैडन्स, और उसका पहला एडिशन कब आया था? 1990 में आया था। फिर आते हैं रियो +20 कॉन्फ्रेंस में ना, हमको पता है अर्थ समिट हुई थी, फिर रियो के बाद +5 +10 इस तरीके से समिट्स आपकी होती रहती है अर्थ के कंजर्वेशन के लिए। एंड रियो +20 कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो उसका शॉर्ट नेम क्या था? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कहाँ पर हुआ था? ब्राजील 2002 में। सोचिए 1992 है ना, +20 कर देंगे कितना हो जाएगा? 2012। तो 2012 में ये हुआ था। 20th एनिवर्सरी थी 1992 रियो समिट की, जो किस पे थी? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो UNCED ये था, और इस बार जो आपका रियो 20 क्या था? ये था UNSCSD। ठीक, इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको 3 चीजें देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले एजेंडा 21 इसमें लाया गया था, देन रियो डिक्लेरेशन था आपका, फॉरेस्ट प्रिंसिपल थे, CBD, देन UNFCCC एंड UNCCD ना। आपका काम क्या है? इन तीनों को पर्टिकुलर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इन तीनों का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, देन देख सकते हैं 10th एनिवर्सरी की बात करते थे, आपका कब हुआ था? 2002 में हुआ था, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये आपका जोहान्सबर्ग में बेसिकली ऑर्गेनाइज किया गया था। सो दीज आर द थिंग्स जिसको आपको रियो के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो यूके में पूछा गया था, दैट वाज 1997 में क्या हुआ था? वर्ल्ड एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसको हम WEC बोलते हैं। कहाँ पर हुई थी ये? कोटो, जापान में हुई थी। कोटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो इसके अंदर में आया था, यहीं पर ही आया था। और ये पर्टिकुलर क्या अडॉप्ट करने की बात करता है? UNFCCC। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर द कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक, तो ये आपका UNFCCC यहाँ पर अडॉप्ट हुआ था। एग्जिस्टेंस में कब आया था? 16 फरवरी 2005 में। तो ये आपकी कॉन्फ्रेंस से ध्यान रखिएगा। फिर अर्थ समिट पे आते हैं, +5 रियो अभी आपने देखा 1990 की बात हुई थी, 1992 की। +20 हमने 2012 में देख लिया आपका रियो में। ठीक, उसके बाद +10 आपने देखा था जोहान्सबर्ग में। अब +5 की बात करते हैं 1997 में, कहाँ पर हुआ था? न्यूयॉर्क में। किसने ऑर्गेनाइज कराया था? यूएन ने, यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। 2002 की बात करते हैं, 2010 में जोहान्सबर्ग एंड 2000 जो आपका 20 हुआ था रियो में। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखिएगा कि पर्टिकुलर प्लेस भी पूछ लेता है। रियो कहाँ पर हुआ था? तो रियो में ही हुआ था, ब्राजील। देन आपका ये आपका न्यूयॉर्क में हुआ है, जोहान्सबर्ग, एंड आपका अगेन रियो। फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ये यूपीएससी में आया था 2016 में। SDG की बात करते हैं 2012 एट रियो +20, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं। तो 2012 में आप क्या आए थे? रियो +20 कॉन्फ्रेंस में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी अपने वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करने की बात हो रही है। 2030 एजेंडा किस चीज़ के लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, लिमिट्स टू ग्रोथ की बात करते हैं। ये कॉन्सेप्ट कहाँ पर आया? पीसीएस का क्वेश्चन है 2019 का। क्लब ऑफ रोम जो था आपका अप्रैल 1968 में, वहाँ पर ये लिमिट्स टू ग्रोथ का कॉन्सेप्ट आया था। देन नेक्स्ट आते हैं, असर्शन रीजन था कि कौन सा असर्शन है ये, इसका रीजन सही है कि नहीं है, और वो उसको करेक्ट एक्सप्लेन करता है कि नहीं। ये भी पीसीएस 19 का क्वेश्चन है। तो क्या था? देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड SDG रैंकिंग ऑफ द इंडियन स्टेट, यानी ह्यूमन का कितना डेवलप हो रहा है, ह्यूमन का डेवलपमेंट कितना हो रहा है उसका इंडेक्स, प्लस जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रैंकिंग है किस चीज़ में? इंडियन स्टेट में।
ठीक, उन दोनों का पॉजिटिव रिलेशन है। ऑब्वियसली बात ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि ह्यूमन जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा उतना ज़्यादा, और वो डेवलपमेंट कैसा होगा, सस्टेनेबल, तो वो इंडिया की स्टेट की रैंकिंग को बताएगा। फिर बताते हैं अंडरलाइंग डायमेंशन ऑफ एसडीजी टारगेट्स आर क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन एंड हेल्थ एस्पेक्ट। अगर आप बात करते हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट होते हैं वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं किस चीज़ से, एजुकेशन से और हेल्थ एस्पेक्ट से, और यही आपके डेवलपमेंट को बताते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। एक मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा और देख लेते हैं। आप मुझे ये बताइएगा एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड कौन सा एसडीजी है आपका, ठीक है, कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऐसा है जो एजुकेशन या हेल्थ से रिलेटेड है। और क्योंकि एजुकेशन एंड हेल्थ को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में फुलफिल करेंगे तो ह्यूमन का डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी में आया था 2018 में, ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, यानी हमने क्या किया है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए एक ग्लोबल अलायंस बनाया है। कौन लेके आया था क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। कब लाया था? 2010 में आपका एनजीटी आया था, लिंक करते हुए चलिएगा। 2014 की बात करते हैं, जीएसीएस आया था, नॉट क्रिएट बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, यानी ये ऐसा नहीं है कि आपको करना ही करना है, इसके पर्टिकुलर गाइडलाइंस है, इट्स अप टू यू आप फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। नाउ अब क्या देख सकते हैं, अगर उन्होंने कोई भी प्रिंसिपल बनाया है तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपको माने, तो इट इज़ नॉट बाइंडिंग, है ना। बहुत सारे टारगेट्स होते हैं, पूछ लिया जाता है इट इज़ बाइंडिंग नॉट बाइंडिंग, तो ये नॉट बाइंडिंग है। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया एक सिग्नेटरी है। नेक्स्ट देखते हैं पेज के बाद, यूपीएससी 2018 में पूछा गया था ये पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, यानी पार्टनरशिप की बात कर रहा है किस चीज़ के लिए, एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी की बात कर रहा है। ये यूनाइटेड नेशन का मैकेनिज्म है ताकि जो भी आपकी कंट्रीज हैं, ठीक, वो अगर ज़्यादा इंक्लूसिव इकोनॉमीज बनना चाहती हैं तो उनको हम असिस्ट किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। यूएन मैकेनिज्म टू असिस्ट कंट्रीज ट्रांजिशन टुवर्ड्स ग्रेटर एंड मोर इंक्लूसिव इकोनॉमीज, ठीक, यानी आप और बेहतर इकोनॉमी कैसे बन सकती हैं उसके लिए हेल्प करने के लिए पर्टिकुलरली लाया गया था। कहाँ पर लाया गया था? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो आपका 2012 में हुआ था, Rio+20 रियो ब्राजील में, वहां पर इसको लाया गया था। फिर आते हैं एजेंडा 21, अभी ऊपर हमने देखा था, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा एजेंडा 21 कब आया था। यूपीएससी 2016 की बात करते हैं, नॉन बाइंडिंग है ये, ठीक है। अभी हमने देखा आपका क्लाइमेट स्मार्ट भी नॉन, जो एग्रीकल्चर है वो भी आपका नॉन बाइंडिंग है। यूएनएसटी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर में बेसिकली आप देख सकते हैं। प्रोडक्ट किस चीज़ का है, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी दिखा हुआ है, अर्थ समिट का है। कब का? बेसिकली रियो ब्राजील 1992, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट जब हुआ था, उसी का प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मेनी ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग डू नॉट ग्रो बिकॉज मोस्ट ऑफ रूट हेयर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन, यानी सब सीडलिंग्स होती है ना। सीडलिंग क्या होती है, जैसे अगर आप राइस प्लांटेशन की बात करते हैं तो राइस में डायरेक्ट जो भी आपकी सीड्स होती है ना उसको प्लांट नहीं किया जाता। पहले एक छोटे से लैंड में बहुत सारा आप देख सकते हैं राइस के जो भी सीडलिंग्स, जो पर्टिकुलर ग्रेन्स होंगे उसको डाल दिया जाएगा, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे सीडलिंग्स एकदम डेंस पर्टिकुलर पार्ट में ग्रो कर जाएंगे, देन इनको लेके आप बड़ी सी फील्ड में ट्रांसफर करते हैं, दैट इज ट्रांसप्लांटेशन। तो बहुत सारे केसेस में जो आपके ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग होती है वो ग्रो नहीं करती। रीजन क्या होता है, ये जो रूट हेयर्स होते हैं ना, जब आप ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं तो वो लॉस्ट हो जाते हैं, वो गुम हो चुके होते हैं, ठीक है। दीज आर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन। एंड रूट हेयर्स की बात करते हैं तो किस चीज़ से मिलकर बना होता है, ये भी एक क्वेश्चन था, दैट इज सेलुलोज प्लस नॉमिनल पैक्टिन। फिर आते हैं पीसीएस 2006 का क्वेश्चन है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पे देखते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, एडवर्स चेंजेस बाय ह्यूमन एक्टिविटी या नेचुरल की बात करते हैं, ठीक, यानी कैसे कैसे हो रहा है। सबसे पहले तो जो डिग्रेडेशन हो रहा होगा एनवायरमेंटल एट्रीब्यूट्स का ह्यूमन की वजह से, एडवर्स चेंजेस की बात करते हैं जो ह्यूमन एक्टिविटी या नेचुरल अपने आप होता है। फिर आता है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, क्यों, जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपको पता है कम होती जा रही है। अगर आप चीता भी देखेंगे, देखिए इंडिया में एक्सटिंक्ट हो चुका है, हम लोग क्या कर रहे हैं, चीता को बेसिकली रीलोकेट करने का प्लान कर रहे हैं ना, फिर से उसको एक तरीके से अपने जो इकोसिस्टम है उसमें फिर से एक तरीके से इम्बाइब करने का प्लान कर रहे हैं। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सटेंट हो गए। क्यों हुए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज है, कुछ भी होगा तो डाइवर्सिटी आपकी कम हो जा रही है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, आपका पीसीएस का क्वेश्चन है प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी इकोलॉजी के बैलेंस को, संतुलन को हम कैसे बना के रख सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये फॉरेस्ट पॉलिसी, आपकी वन नीति कैसी होगी इस पर डिपेंड करता है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, आप अपने पर्यावरण को कैसे बचाने के लिए पर्टिकुलर पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, कानून लेके आ रहे हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज कैसी होगी, पॉल्यूशन एमिशन के टारगेट क्या होंगे, कितना कंट्रोल करना है। एजुकेशन पॉलिसी कैसी होगी, इन सब पे आपका ये पर्टिकुलर डिपेंड करता है, ठीक। तो आपसे ऑप्शन में यही पूछे गए थे, 4 ऑप्शन देखिए कौन कौन सा रिलेटेड है। फिर आते हैं ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, यूपीएससी में पूछा गया था। ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म है एक तरीके से, ठीक है, वित्तीय बेसिकली एक तरीके से मैकेनिज्म है, किस चीज़ के लिए, कन्वेंशनल और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी के लिए है, और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इस चीज़ पर पर्टिकुलर काम करता है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये कब लाया गया था, रियो 1992 में, ये याद रखिएगा।
जो आपका ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है 1992 में आया था। इसमें 5 इंटरनेशनल कन्वेंशन आपको देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से हैं? सबसे पहले मिनीमाटा कन्वेंशन, मरकरी को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, मरकरी पॉल्यूशन से डील करता है। स्टॉकहोम, वेरी इंपॉर्टेंट, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, यानी वो पॉल्यूटेंट्स जो आपके एनवायरमेंट में परसिस्ट करते हैं, रह जाते हैं, जल्दी टूटते नहीं, डिग्रेड नहीं होते, वो पीओपीज होते हैं। फिर आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फॉर फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। ये आपके 5 इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो इसके अंडर में आते हैं और ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नाम से पता लग रहा है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी क्या है, आपका फाइनेंस मैकेनिज्म है। पैसे कैसे इकट्ठा करेंगे आप, फाइनेंस कैसे करेंगे पर्टिकुलर इन चीज़ों से डील करने के लिए, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं आपके यूपी पे अगर आप देखेंगे तो आपको और चीज़ देखने को मिल रहा है। एक चीज़ न्यूज़ में थी, आपका एक क्वेश्चन था प्लाची मादा। नाउ व्हाट इज प्लाची मादा? तो प्लाची मादा में क्या हुआ था, कोको कोला ने अपनी एक फैक्ट्री सेटअप करी थी। जब कोको कोला ने फैक्ट्री सेटअप करी तो वहाँ के आसपास के बहुत सारे लैंड पॉल्यूट होने लग गए, बहुत सारे केमिकल्स निकलने लगे, बहुत सारे इसमें देखेंगे अगर आप एग्जॉस्ट भी निकलने लग गया, तो उसकी वजह से जो वाटर था वहाँ पर कंटामिनेट होने लग गया एंड वो टॉक्सिक हो गया। टॉक्सिक होने की वजह से वहाँ पर जो पर्टिकुलर और भी बहुत सारे लेक्स थे वो ड्राई होने लगे, तो वहाँ के लोगों को वाटर स्कार्सिटी देखने को मिल जाती है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी, एंड इसीलिए वहाँ पर लोगों ने क्या किया था, बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रोटेस्ट किया था एंड एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा डैमेज देखने को मिला था। एरिया कहाँ पर है? केरला में है। कौन सी फैक्ट्री से रिलेटेड है ये? तो कुछ भी पूछा जा सकता है, बस बेसिक क्लियर रखिएगा कि हुआ क्या था एक्चुअल में यहाँ पर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एमपी के पीसीएस का क्वेश्चन है। इसको हम अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के नाम से। नाउ व्हाट इज दैट? ये आपके आर्टिकल 253 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से भी डील करता है, जो आपको किस चीज़ की बात करता है, लॉ टू गिव इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। यानी कोई भी अगर अंतर्राष्ट्रीय संस्था की आपकी क्या हुई, एग्रीमेंट हुआ है, कोई समझौता हुआ है और पर्टिकुलर वहाँ पर लिया गया है कि हमें पॉल्यूशन कम करना है, हमें टेम्परेचर को 1.52 डिग्री सेल्सियस तक कंटेन करके रखना है, तो ये हम अपने इंडिया के लेवल पे इंप्लीमेंट करने के लिए कौन सा नया लॉ लेके आते हैं, वो आपका आर्टिकल 253 आपको बताता है। और इसी के अंदर में हम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लेके आए थे ताकि हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। देन नेक्स्ट देखते हैं जीईएसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। इसको और डिटेल में भी हम बाकी उसमें देख लेंगे। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई भी ऑर्गेनिज्म बनाया है, उसको आप क्या कर रहे हैं, या फिर आपने कोई भी पर्टिकुलर प्लांट बनाया है, उसको आप फील्ड में छोड़ना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मेन आपको क्या काम करना है, उसके लिए अप्रूवल चाहिए होगा आपकी इस कमेटी का, है ना। अप्रेजल मींस अप्रूवल है, कमेटी वही काम करिए जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड। कौन से एक्ट में आएगी? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, दिस वाज आस्क्ड। दूसरा अगर बात करते हैं तो इसको पहले इसका नाम था जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, उसके बाद इसका रीनेम कर दिया गया जीएसी अप्रेजल कमेटी 22 जुलाई 2010 में। कौन से मिनिस्ट्री में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में। अब आते हैं यूपीएससी के एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। नाउ मैं फिर बार बार कह रही हूँ, ये जितनी चीजें आपको दिख रही हैं, रिवाइज इट एज मेनी टाइम्स एज यू कैन। रीजन बीइंग क्या है, ये सिर्फ प्रीलिम्स में नहीं, ये आपके मेंस में भी काम आने वाला है ना। प्रीलिम्स तो आपका निकल ही रहा है, इसमें कोई पर्टिकुलर दो राय नहीं है। मेंस में आप बहुत अच्छे से इन सारे चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, बिकॉज कंजर्वेशन एग्रीकल्चर पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या होता है, कंजर्वेशन यानी एग्रीकल्चर को कंजर्व करते हुए हमें कैसे करना है, मिनिमम टिलेज एंड सॉइल डिस्टर्बेंस। जो आपका खेत है उसको कितना कम से कम आप डिस्टर्ब करेंगे ना, जो प्लग हम करते हैं, खोदते हैं, कितना कम कर सकते हैं। परमानेंट सॉइल कवर, हमेशा सॉइल को कवर करके रखिए किसी चीज़ से, ताकि एयर या वाटर उसको बेसिकली क्या करके इरोजन ना हो सके। क्रॉप रेसिड्यूज पे छोड़ दीजिए, है ना। लाइव मल्चेस, आपने क्या किया, कोई पेड़ काटा, मान लीजिए गेहूं की कटाई हो रही है, तो उसके नीचे का जो पार्ट रह जाता है, दिस इज मल्च, ये लाइव मल्च उस पर छोड़ दीजिए, तो उसका इरोजन वैसे ही कम हो जाएगा। क्रॉप सिक्वेंसिंग कर देंगे, क्रॉप रोटेशन, एक के बाद दूसरा क्रॉप, दूसरे के बाद तीसरा, एंड इंटरक्रॉपिंग। आपने एक बड़ी लेयर की क्रॉप लगाई है, फिर एक जिसकी शॉर्ट हाइट होती है उसकी, फिर एक दूसरे की, तो इससे क्या होता है, सॉइल कंजर्व, इसका न्यूट्रिएंट भी कंजर्व रह जाएगा, यहाँ से जब एयर आएगी तो इरोजन भी कम होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कौन सा है, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी। ठीक, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी इंटरनेशनल पोलिंग फॉर्म ग्लोब स्कैन के साथ में मिलकर एक इंडेक्स निकालता है जिसका नाम है ग्रीनडेक्स 2009। इसमें इंडिया को फर्स्ट पार्ट दिया गया था। ये क्या मेजर करता है, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर इन डिफरेंट कंट्रीज, यानी अलग अलग कंट्रीज में क्या करेगा, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा हो सकता है, एनवायरमेंट को सस्टेनेबली यूज करने के लिए उसको मेजर करता है। ठीक, फिर देख नेक्स्ट आते हैं यूपीएससी के क्वेश्चन पे, बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर एनवायरमेंट फ्रेंडली सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कल्चर। यानी अगर आप इंडियन एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो वहां पर कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे अच्छी हो सकती है ताकि हम एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से एग्रीकल्चर कर सकें। सबसे पहले मिक्स्ड क्रॉपिंग, है ना। मिक्स्ड क्रॉपिंग हमको करनी है, ऑर्गेनिक मैन्योर लेना है, यानी फर्टिलाइजर का कम से कम यूज करना है। नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स, जो आपको पता है लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जिनके रूट्स में राइजोबियम आपको देखने को मिल जाएगा, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। एंड दूसरा पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप वैरायटी, ऐसी वैरायटीज जो क्या करती है, पेस्ट को अपने आप रोकती हैं, जिससे हमें पेस्टिसाइड की जरूरत ना पड़े। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो इंडियन एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है ना, किसी और कंट्री के लिए कुछ और क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से अलग हो सकती हैं। देन आते हैं सेंसस 2011, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्या था, 37.7% आपको देखने को मिल जाएगा
अर्बन आपकी पॉपुलेशन थी, ठीक, 31.16% की बात कर सकते हैं। रेट ऑफ अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। लार्ज सिटीज लैक एडुकेट इंफ्रा, यानी जो आपकी बड़ी सिटीज़ है उसमें आपको एडुकेट इंफ्रा नहीं देखने को मिलेगा, यानी पानी की फैसिलिटी, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, ये बहुत अच्छी नहीं है। तो ये सेंसस 2011 में बताया गया था। क्यों यहाँ पर लिया गया? बिकॉज दिस इज ऑल रिलेटेड टू एनवायरमेंट, है ना। जितना अच्छा इंफ्रा रहेगा, जितना अच्छा पर्टिकुलर आपका अर्बनाइजेशन की बात करेंगे, वो अगर प्लांट वे में होगा तो उतना पॉल्यूशन आपका कम होता है। देन नेक्स्ट पे आते हैं इन्वेस्टिगेटर ऑफ नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। मसनोबू की बात करते हैं, फुकुओका, ये इनके द्वारा पर्टिकुलर क्या माना जाता है कि नेचुरल फार्मिंग इन्होंने स्टार्ट की थी। एंड ये क्या करता है? रीवेजिटेशन ऑफ डिजर्टेड लैंड। कोई डिजर्टेड लैंड है जहां पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा? डिजर्ट का एरिया है, वहां पर फिर से रीवेजिटेट कर रहे हैं, पूरी तरीके से वो मरुस्थल बन चुका है और उसमें फिर से हम प्लांट्स क्या कर रहे हैं? रीप्लांट कर रहे हैं, तो दैट इज रीवेजिटेशन। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, पूछा गया था। फिर आते हैं एमपी के क्वेश्चन पे, ग्रीन आर्मी फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन। ना ग्रीन आर्मी फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन ये आपको कहाँ देखने को मिल जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। 17 से 24 तक के जो यूथ रहते हैं वो उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। क्लब इसको क्लोज कर दिया गया था 30 जून 2018 में। बट मेन इसका काम क्या था? रिस्टोर नेटिव वेजिटेशन। जो वहाँ का नेटिव वेजिटेशन है ना, एक होता है नेटिव के उसी एरिया को बिलोंग करता है, एक होता है एलियन जो किसी और एरिया से आया होता है। तो नेटिव वेजिटेशन को रिस्टोर करना, हेरिटेज को रिस्टोर करना एंड एनिमल के हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। वेटलैंड को फिर से रिस्टोर करना, अर्बन, रूरल, रिमोट एरिया, यानी किसी भी तरीके से आपको हर तरीके का वेजिटेशन वहाँ पर रिस्टोर करना है जिससे आपका एनवायरमेंट बैलेंस बना रहे। फिर नेक्स्ट आते हैं आपके दूसरे पार्ट पे, पीसीएस 2020 का क्वेश्चन है, मिड 80 से 20th सेंचुरी की बात करते हैं तो नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट डिस्कस किए जाते हैं, यानी जो आपके नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं किसी चीज के डेवलपमेंट के, उसको डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पर बेसिकली क्या क्या होता है? डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आपके डिग्रेड कर रहे हैं, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत बड़ा बेसिकली इसका रीजन था, एंड देन डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैब ऑफ मासेस। जो भी आपके मासेस हैं वो डिस्प्लेस हो रहे हैं एक तरीके से, दूसरी जगह जाके रिहैब हो रहे हैं। तो ये सबसे ज्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट था डेवलपमेंट का, जो आप देख सकते हैं जो डिस्कस किया गया था, ठीक है। तो ये 3 है इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट भी उसमें ऑप्शन में था, 4th ऑप्शन में, नहीं आपका नहीं था। तो कौन सा नहीं था तो आपको पता होना चाहिए ना, आपका नेचुरल रिसोर्स, एनवायरमेंट, पॉल्यूशन एंड डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैब ऑफ मासेस। देन हम लोग को बायोडाइवर्सिटी से स्टार्ट करना है, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा बड़ा टॉपिक आई थिंक ये भी है, तो विल सी, इसको 2 पार्ट में करते हैं, सिंगल पार्ट में करते हैं। एंड तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।